हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल के बारे में। तो बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल को स्टूडेंट हम लोग टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग दो रैंडम वेरिएबल को एक साथ लेकर के चलेंगे। ओके, तो बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो लिखते हैं लेट एस बी ए सैंपल स्पेस। मान लीजिए एस कोई एक सैंपल स्पेस है जो कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसा हो सकता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो सकता है थ्रोइंग ऑफ ए डाइस, ओके, थ्रोइंग ऑफ ए टॉसिंग ए क्वाइन, ओके, ड्रॉइंग ए बॉल। तो इस तरह का कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसका एक पर्टिकुलर सैंपल स्पेस होगा। उस सैंपल स्पेस के ऊपर हम दो रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी, जो कि टी का फंक्शन है। और इन दो रैंडम वेरिएबल को हम कोई भी एक रियल नंबर असाइन कर रहे हैं जो कि बिलोंग करता है इसी सैंपल स्पेस एस से। तब हम कह सकते हैं कि जो एक्स और वाई है वो एक बाईवेरिएट है या टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है। तो बाईवेरिएट में हम लोग के पास जो गिवन सैंपल स्पेस होता है स्टूडेंट, उसमें हम लोग दो रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, उसी को हम बाईवेरिएट या टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अब जैसे हम लोग रैंडम वेरिएबल में देखते हैं कि दो टाइप एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, उसी तरह से यहां पर भी बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल में दो टाइप एग्जिस्ट करेगा, एक होगा डिस्क्रीट और एक होगा कंटिन्यूअस। यानी कि पहला टाइप है बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा टाइप है बाईवेरिएट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? तो यहां पर जो एक्स और वाई है वो फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज जो है ले सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। इस तरह का कोई भी वैल्यू एक्स और वाई यहां पर ले सकता है। वैसे बाईवेरिएट को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, या हम कहेंगे टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट आता है बाईवेरिएट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो अगर x और y कोई भी वैल्यू एज्यूम कर ले फ्रॉम द रियल नंबर, आर स्क्वायर कहने का मतलब है x जो है वो भी बिलोंग करे रियल नंबर से और y जो है वो भी बिलोंग कर रहा हो रियल नंबर से। यानी कि x और y दोनों रियल नंबर का कोई भी वैल्यू जब अपने अंदर ले लेगा, चाहे वो पॉइंट में हो चाहे वो फ्रैक्शन में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस कंडीशन में हम बाईवेरिएट्स को कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, वो कैसा बाईवेरिएट है? वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वाला बाईवेरिएट है, या उसको हम कह सकते हैं कि टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ओके, तो यही इसका बेसिक डेफिनेशन होता है। अब स्टूडेंट यहां पर जो हमारे पास बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकेडमिक्स के लिए। एकेडमिक में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है और आपके एग्जामिनेशन में भी इसी से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन उन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में करना होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज आता है बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, तो अगर कोई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मेंशन किया है अगर क्वेश्चन में, और हमें जानना है कि ये जो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मेंशन किया गया है वो बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं है, यह पता करने के लिए हमको इन दोनों कंडीशंस को चेक करना होता है। ओके, तो कहता है कंसीडर ए टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मान लीजिए एक दो डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का आपको मास फंक्शन दिया है सच दैट प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू xi, y इज इक्वल टू yi इज इक्वल टू pij। इसका क्या मतलब है यह समझ लीजिए। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू xi, मतलब कोई एक वैल्यू हो
और y इज इक्वल टू वाई जे कोई एक वैल्यू हो, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं पी आई जे। ठीक है, तब पी आई जे को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तब कह सकते हैं ऑफ ए बाइवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जब हमारा दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो, यानी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा हो फॉर ऑल आई एंड जे, और जब समेशन करें हम आई और जे पी आई जे का तो वो 1 के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो सेट है एक्स आई वाई आई पी आई जे, जहां i इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू m, और जो j 1 2 3 डॉट 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 अप टू n इज कॉल्ड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y। और जो ये सेट बनेगा इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x कॉमा y। ये जो अगर हम सेट बना दें, इसको सेट के रूप में लिख दें, तो यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे स्टूडेंट तो वहीं पर समझेंगे। ओके, तो यहां पर वेरिएबल्स के रूप में लिखा गया है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जाम्पल के जरिए ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। यहां आई जे कितना भी हम वैल्यू लिख दें, आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के हेल्प से ही अच्छे ढंग से समझेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आता है जो इंपॉर्टेंट है वो है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों वेरिएबल के लिए अलग अलग लिखाएगा। ठीक है, अगर x के लिए हम लिखना चाहेंगे तो हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x को इस तरह से डिनोट करते हैं, जहां कि इसका वैल्यू क्या होता है, समेशन j पी आई जे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आई कांस्टेंट रहेगा और केवल जे आपका बदलेगा। ठीक है, आई सॉरी जे जो है आपका वो 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा, और आई का जो वैल्यू होगा वो आप यहां पर रखते जाएंगे। ठीक, उसके बाद कहता है कि अगर आपको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन y के लिए निकालना हो तो फॉर्मूला ये वाला आपको यूज करना पड़ेगा, और ये उसका नोटेशन है। ठीक है, तो ये जो पूरा कलेक्शन आएगा, ये जो कलेक्शन पेयर आएगा, यही हमारा आएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, और ये जो हमारा कलेक्शन आएगा इसी को हम कहेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। ठीक, तो ये सारा जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो हम लोग क्वेश्चन के हेल्प से ही बेहतर ढंग से समझेंगे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमको निकालना हो कि x हो चुका है, y होने की क्या संभावना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं बाइवेरिएट्स के लिए। उसके बाद आता है कोवेरिएंस। कोवेरिएंस, अगर हमें कोवेरिएंस निकालना है कि x और y का कोवेरिएंस क्या है, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, x और y का कोवेरिएंस करने का मतलब है x और y में कितना वेरिएशन है। ठीक है, दोनों रैंडम वेरिएबल्स के बीच में, दोनों बाइवेरिएट्स के बीच में कितना वेरिएशन है, उसको अगर निकालना हो तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। कोवेरिएंस ऑफ x, y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन, ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस मीन ऑफ x इंटू मीन ऑफ y। ठीक है, या एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, जहां की ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन एक्स वाई कैसे निकलता है, तो इस फॉर्मूला से निकलेगा। इसको भी हम लोग क्वेश्चन के हेल्प से ही समझेंगे। नेक्स्ट है कोरिलेशन। कोरिलेशन कैसे निकालते हैं एक्स और वाई के बीच में, तो कोरिलेशन को डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, कोरिलेशन को डिनोट करते हैं इससे, और इसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई बटा में स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स का और ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम। मान लीजिए x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछ रहा हो। ठीक, यानी कि x प्लस वाई दोनों वेरिएबल को जोड़ करके आपको बोल रहा हो कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए या उसका कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करिए। तो अगर उस कंडीशन में हमको एक्सपेक्टेशन निकालना हो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ z क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई का होल विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y।
अगर वेरिएंस निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो वेरिएंस में भी दोनों के वेरिएंस को सम कर देंगे अगर x और y इंडिपेंडेंट हो, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो दोनों का वेरिएंस सम करने के बाद उसमें 2 इंटू कोवेरियंस को भी जोड़ देंगे। अगर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना हो सम का, तो फॉर्मूला क्या है कि P ऑफ Z इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू समेशन x, P ऑफ x इक्वल टू x, कॉमा P ऑफ y इक्वल टू Z माइनस x। ओके, तो इन सारे चीजों को हम लोग एग्जाम्पल के जरिए ही बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ऐसे वेरिएबल्स में समझना, थोड़ा अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है। और लास्ट आता है हमारा इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, कि x और y जो दो बाइवेरिएट है वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसका यहां पर कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, और अगर x और y इंडिपेंडेंट होगा तो एक्सपेक्टेशन ऐसे निकलेगा, वेरिएंस ऐसे निकलेगा, और कोवेरिएंस उसका हमेशा 0 आएगा। तो ये सारा जो 7 प्रॉपर्टीज यहां पर अभी हम लोग देखे हैं, सभी का फॉर्मूला हम लोग जो देख रहे हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन के हेल्प से करेंगे, और 1 से 2 क्वेश्चन में ही हम लोग पूरे टॉपिक को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन में आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये। यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन आपका दिया हुआ है, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स वाई, इधर वाई है, ये जो है आपका y है, ये y है, और ये आपका x है। ठीक है, तो उधर y है और इधर x है, x y का वैल्यू है, और ये जो बीच में देख रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है फॉर गिवन x एंड गिवन y, यानी कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी दोनों का लिखा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले कहता है कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए x एंड y का, एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालिए, कोवेरिएंस निकालिए x y का, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, उसके बाद कह रहा है कि कोरिलेशन निकालिए, और उसके बाद ये भी पूछ रहा है क्या x और y जो है वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, ये भी बताना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, जो गिवन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका हम लोग चेकिंग करेंगे कि गिवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइवेरिएट है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए इसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पीडीएफ का हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो गिवन पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, सॉरी मास फंक्शन, जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यहां पर गिवन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन या जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है वो बाइवेरिएट यानी कि दो कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो जो बाइवेरिएट यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो पीडीएफ मेंशन है वो बाइवेरिएट पीडीएफ है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहां पर चेक करेंगे। चेक के लिए पहला कंडीशन क्या था, फर्स्ट कंडीशन था कि P ऑफ I कॉमा J इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल I कॉमा J, यानी कि I J के हर एक जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है फॉर ए गिवन I J वो बड़ा होगा 0 से। अब देखो I J का कॉन्सेप्ट यहां कैसे लगाएंगे, जो x के तरफ है उसमें i लिखेंगे, तो ये है i इज इक्वल टू 1 और ये है i इज इक्वल टू 2, और जो y के तरफ है उधर j लिखेंगे, तो ये है j इज इक्वल टू 1, ये है j इज इक्वल टू 2 और ये है j इज इक्वल टू 3। बहुत ही ध्यान से यहां पर समझेंगे। अब बोल रहा है Pij ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहां पर बहुत सारा Pij बनेगा। कैसे, तो देखो पहला Pij होगा, पहला I से चलते हैं, तो Pi होगा 1 और J में भी होगा 1, तो P11 एक्चुअली क्या है, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड कॉमा y इज इक्वल टू -4, और इसका प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है 1/8। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है P
I1 और J2, I1 J2, यानी कि प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 1 था और y इज इक्वल टू 2 था, उस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है 1/4। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है P1,3, यानी कि प्रोबेबिलिटी कब, जब x इज इक्वल टू 1 हो और y इज इक्वल टू 7 हो, तो उस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 है। नेक्स्ट आते हैं यहां, फिर आते हैं P,I2 है और J1 है। इस कंडीशन में यानी कि प्रोबेबिलिटी कब, जब x इज इक्वल टू 5 हो और y इज इक्वल टू -4 हो, इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी 1/4 है, क्योंकि I2 और J1 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/4 है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी I2 J2, यानी कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू जब 5 है और y इज इक्वल टू 2 है। ओके, इस कंडीशन में जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है प्रोबेबिलिटी का वो 1/8 है। और नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी जब I2 हो और J3 हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू 7 है, इस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी है 1/8 है। यानी कि सभी Pij को अगर आप देखिए, Pij को अगर आप देखिए तो क्या है, ये सभी Pij ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है फॉर ऑल I, J, यानी कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया पीडीएफ का। ठीक, अब चलते हैं दूसरे कंडीशन की ओर। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, ये अभी एक ब्लैंक है, इसका हम बाद में बताएंगे उपयोग। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कहता है, तो सेकंड कंडीशन था पीडीएफ का हमारा, सेकंड कंडीशन था कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम लोग चेक कर रहे थे। कंडीशन नंबर 2 पिंक से लिखेंगे, कंडीशन नंबर 2। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा था, समेशन क्या कहता है, देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, समेशन I एंड समेशन J Pij इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो समेशन I समेशन J Pij इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, P इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब देखो, इसमें पहले क्या करेंगे, पहले I को कांस्टेंट रखेंगे और J के वैल्यू को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो I का 2 वैल्यू है, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, समेशन I जो है 1 से लेकर के 2 तक है, जबकि J जो है वो 1 से लेकर के 3 है, J का 3 है और I का 2 वैल्यू है, यानी कि Pij ये होना चाहिए किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक, अब इसमें देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, I को 1 रखेंगे और J को बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद I को बदलेंगे और फिर J को कांस्टेंट रखेंगे और I को बदलेंगे, यानी कि 2 सेट आपको यहां पर मिलेगा, एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। ओके, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखो, P I को 1 रख रहे हैं, J को 2 प्लस P I को 1 और J को 1 प्लस P I को 1 J को 2 प्लस P I को 1 J को 3 प्लस P। ठीक है, प्लस P, ये P हो जाएगा। I को 1 I को अब 2 देंगे, I का सेकेंड वैल्यू 2, J को 1 प्लस P I को 2 J को 2 प्लस P I को 2 J को 3। ठीक है, और ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये कितना आ रहा है हमारे पास, तो ये सारा वैल्यू को हम चार्ट में से, टेबल में से यहां पर निकालेंगे। ठीक है, देखो I1 J1 पर वैल्यू क्या है 1/8, तो I1 J1 वैल्यू क्या है
1/8 प्लस I1J2 पे वैल्यू क्या है, I1J2 पे वैल्यू है 1/4 प्लस I1 और J3 पर वैल्यू क्या है, I1 और J3 पर वैल्यू क्या है 1/8 प्लस 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 I2 और J1 पर वैल्यू क्या है 1/4 प्लस I2 और J2 पे वैल्यू कितना है, I2 और J2 पे वैल्यू कितना है 1/8 और I2 और J3 पर वैल्यू कितना है 1/8 और इन सब को जोड़िएगा तो 1 ही आएगा। जोड़ करके देख लीजिए। नेक्स्ट एक और सेट बनेगा, ये भी चेक करना है P। अब हम क्या करेंगे, अब हम J के वैल्यू को बढ़ाए, I के वैल्यू को, J के वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे और I के वैल्यू को बढ़ाएंगे, यानी कि उल्टा भी हम लोग यहां पर निकालेंगे। ठीक है, तो I को 1 रखने दीजिए, J का वैल्यू 1 होगा प्लस P, I को 1 रहने दीजिए, ठीक है, J का वैल्यू 2 होगा प्लस P, सॉरी J का वैल्यू कांस्टेंट रखना है ना, I1 J का वैल्यू 1 प्लस I2 J का वैल्यू 1 प्लस, अब I तो 2 ही है, I 2 से ज्यादा नहीं बन सकता, I 1 और 2 2 ही है। ठीक है, तो I का वैल्यू 1 और 2 प्लस P में आ जाओ। अब J का वैल्यू बदलना पड़ेगा, तो J का वैल्यू 2 रखेंगे और I का वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस, फिर J का वैल्यू 2, I का वैल्यू 2 प्लस, अब अगेन देखो I 1 2 आ गया। ठीक है, तो अब बंद हो जाएगा, अब I 3 है नहीं, I का मैक्सिमम वैल्यू 2 है और J का मैक्सिमम वैल्यू 3 है। अब क्या आएगा, अब आएगा 1 3। ठीक है, समझ गए। तो यहां पर देखो हम क्या किए, हम J के वैल्यू को कांस्टेंट रखे और I के वैल्यू को बदलते गए 1 2, लेकिन I 1 2 के बाद वैल्यू है ही नहीं I का, तो अब क्या करेंगे, सेकेंड में फिर J के वैल्यू को बदले 2 2 और I के वैल्यू 1 2, फिर J का वैल्यू बदले 3 3। ठीक है, तो I का वैल्यू 1 और 2, 3 है नहीं, I में 3 है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इक्वल टू, अब इसका वैल्यू निकालो, तो P11 तो सेम होगा 1/8। ठीक है, अब निकालो P21, 21 कितना आएगा, 21 1/4, 21 कितना होगा, सॉरी 2 और 1 1/4, 2 और 1 1/4 प्लस कितना है 1 2 1 2 1 2 1/4 1/4 प्लस 2 2 2 2 का वैल्यू ऊपर ही से ले लेंगे, 2 2 1/8 था प्लस 1 3 1 3 1 3 का वैल्यू देखेंगे 1 3 I1 और J3 1/8 प्लस 2 3 2 3 2 और 3 1/8 1। ओके, तो दोनों ही जोड़ने पर 1 आ रहा है, यानी कि जो हमारा गिवन मास फंक्शन है, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। जो गिवन बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ठीक है, बाइवेरिएट। ओके, तो ये हम कंक्लूजन पर पहुंचे। अब इतना सारा कैलकुलेट नहीं करके हम सडनली कैसे इस चीज को चेक कर सकते हैं, ये यहां पर समझेंगे। ठीक है, सडनली हम इस चीज को कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहां पर हम लोग उसको सीखते हैं कि इतना सारा कैलकुलेशन किए बिना हम लोग सडनली इस चीज को कैसे चेक कर सकते हैं। तो चेक कर सकते हैं वो हम यहां पर देखेंगे, x y -4 2 7 1 और 5, यही था क्वेश्चन। हाँ, -4 2 7 1 5 1/8 1/4 1/8 और 1/4 1/8 1/8।
अब देखो, पहली बात, सभी वैल्यूज को आप देखिए, सभी पी आई जे को देखिए, सभी पी आई जे को देखिए। यहां क्या है, जे इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 2। ठीक है, सभी पी आई जे को देखिए। ये क्या है, ये क्या है, तो इसको अगर नीचे लिख रहे हैं हम तो पी पी 11 है ये। ठीक है, ये क्या है, P21 है, और ये क्या है, P31 है। ठीक है, अगर इधर से चल रहे हैं तो ये P11 है, P11, P12 भी ये है, और P13। ठीक, ये क्या है, इधर से अगर आ रहे हैं तो P12 है, 12 है, इधर से अगर आ रहे हैं, ठीक है, इधर से अगर आ रहे हैं तो P22 है, इधर से अगर आ रहे हैं तो P32 है, अगर इधर से चल रहे हैं तो P21 है, P22 है, और ये P23 है। ओके, ये क्लियर है। ठीक है, अगर ऐसे आ रहे हो तो ये वाला डाटा है। ठीक है, सॉरी, कलर ही बदल देते हैं, कलर ही बदल देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कलर ही बदल दो, समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, चलिए, अगर इधर से आ रहे हैं तो P11, सॉरी इधर जा रहे हैं तो P11, P12, P13, और अगर इधर से आ रहे हैं तो P11, P12, यहाँ P21, P22, यहाँ P31 और P32। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जो भी P11, P12 या जो भी वैल्यू है वो सारा वैल्यू 1 से बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि P1 Pi, j is always greater than equal to 0 for all I, j। ये हम क्लियरली यहां पर से कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारा कि समेशन j पी आई जे मस्ट बी इक्वल टू 1। तो जरा इस टर्म को देखो। ठीक है, इस टर्म को देखो तो P11, 12, 13 और P21, 22, 23 ये है क्या, तो ये रो वाइज वैल्यू है। ये क्या है, ये रो वाइज वैल्यू है, P11, 12, 13, P21, 22, 23, यानी कि रो वाइज समेशन है। ठीक है, रो वाइज वैल्यू, ये देखो, ये इधर और इधर, यानी कि इधर अगर समेशन हम लिख दें 1/8, 1/4 और 1/8 का, तो ये समेशन लिखिएगा तो इधर आएगा 1/2। ठीक है, ये क्या है, ये है 1/2। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है समेशन, यानी कि P11, P12 प्लस P13, ये अगर सम करते हैं तो ये आता है 1/2। और यहां करिए P21 11 प्लस P12 प्लस P13, ये कितना आएगा 1/2। और यहां करिए P21 प्लस P22 प्लस P23, ये भी कितना आएगा 1/2। ठीक, और इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये कितना आ गया 1। 1 कैसे आया, 1/2 प्लस 1/2, समझ गए, ये कैसे आ गया 1। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट को देखेंगे।
नेक्स्ट में देखो P11 21 12 22 13 23, ये एक्चुअली है क्या, तो ये 3 सेट बना दो, तो ये एक्चुअली कॉलम वाइज है। ये क्या है, ये 3 सेट अगर बनाओ तो ये कॉलम वाइज है। कॉलम वाइज करने का मतलब है ये कॉलम वाइज, इधर ये कॉलम वाइज है, और ये क्या था, ये था रो वाइज, और ये क्या है, ये है कॉलम वाइज। कॉलम वाइज करने का मतलब है इन दोनों को जोड़ो, 1/8 1/4, ये आ जाएगा 3/8, 1/4 1/8, ये भी आ जाएगा 3/8, 1/8 1/8, ये आ जाएगा 1/4, और इन तीनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये है P11 प्लस P12, ये क्या है, ये P21 प्लस P22, और ये क्या है P31 प्लस P32, और इधर से अगर ऐसे जोड़ दोगे तो ये भी 1 आएगा। ये 1 कहां से आया, तो 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/4, समझ गए। यानी कि रो वाइज समेशन, ठीक है, और कॉलम वाइज समेशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉलम वाइज समेशन। हम क्या किया, कॉलम्स के वैल्यू को जोड़े और जोड़ करके उसका समेशन यहां निकाल दिए, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रो वाइज समेशन, इसको बोलेंगे रो वाइज समेशन। तो रो वाइज समेशन 1 और कॉलम वाइज समेशन भी 1 आना चाहिए, तभी जाकर के जो गिवन हमारा प्रोबेबिलिटी है वो पीडीएफ है बाईवेरिएट का, ये हम कह सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट। तो इस तरह से हम दोनों का चेकिंग करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह से इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर के आता रहूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाकी का सेशन जो है हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।